जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 10 है इसमें 1857 का विद्रोह। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसके दो चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे, कला एवं संस्कृति की एनसीईआरटी करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। एनसीईआरटी पॉलिटी 11th की बहुत पूछी जाती है, मतलब लोग कहते हैं कि वह पढ़ना चाहिए। उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं अभी। इसके बाद आपको लेक्चर मिल जाएगा उसका। फिर 11th की एनसीईआरटी करके हम बढ़िया से पॉलिटी का जो फाउंडेशन टाइप है ना, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बढ़िया बुक जो एम लक्ष्मीकांत है, वहां से पूरा आपको तैयारी कराई जाएगी। उससे पहले मैंने सोचा पॉलिटी की एनसीईआरटी कर ली जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी शाम को जो क्लासेस चलती हैं वह चलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को लगेगा मैं किताबें पढ़ा करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ बिटवीन द लाइन्स और जो वर्ड्स के बीच में से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, वह तभी संभव है जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, हम पीपीटी लाकर बता दें तो आपको किताब को कैसे पढ़ना है, किताब से कैसे चीजें निकालनी है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वो आपको नहीं पता होंगी। क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं, फिर भी नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ते। इसलिए मैंने इस बार कोशिश की है कि एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाई जाए। चलिए पढ़ते हैं। तो डेट है 18 मई 1857 की। दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। पहले पेज में क्रक्स होता है उसका, हम लोग सीसेट में पढ़ते हैं ना क्रक्स। तो पहले पेज में पूरा बता दिया जाता है चैप्टर में क्या है, फिर शुरुआत होती है विस्तार से। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए, यानी कि आसपास के लोग भी सिपाहियों के साथ जुड़ गए, सिर्फ सिपाही नहीं थे। इसीलिए तो मैं एनसीईआरटी को बुक से पढ़ाता हूँ। समझ में आया आपको? क्योंकि अब ये लाइन है, शहर और आसपास के देहात के लोग भी सिपाहियों के साथ जुड़ गए थे, सिर्फ सिपाही नहीं थे उसमें। सिपाही विद्रोह नहीं था, अगर इस लाइन को पढ़कर कहें तो। सिपाहियों ने शुरुआत की थी, सिपाही ज्यादा मात्रा में थे। बाकी फिर रानी की लक्ष्मीबाई, आपके कुंवर सिंह, ये सब सिपाही थोड़ी थे। तो सैनिक विद्रोह अगर मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि सैनिक विद्रोह पर, हालांकि आया भी है शायद पीवाईक्यूज में, तो आप बताओ कि ये सैनिक विद्रोह पर आप कहां से लिखोगे? तो यहीं से तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, वहीं से शस्त्र उठाए जहां हथियार और गोला बारूद रखे थे। उसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सम्मान को तहस नहस करा, जलाना फूंकना शुरू कर दिया, यानी कि हिंसात्मक कार्रवाई हुई। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने, सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ लाइन काट दी गई, क्योंकि जो जमीन पर लोगों को या सैनिकों को, कौन से सैनिक? ब्रिटिश सैनिक, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, उसको अगर कोई बात बताई जाती, उसको कोई एक्शन करने को कहा जाता, तो वह इसी के थ्रू कहा जाता। तभी उस लाइन को काट दिया गया, जिससे उनके बीच की वार्तालाप ना हो पाए। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किला के फाटक पर पहुंच गया। रमजान का महीना था, ये भी ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे, तो उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने दी जानकारी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। सभी, हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं। इस सभी शब्द पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट मान लो मैंने यहीं से इसी को उठा लिया तो आप सभी को देखकर गलत कर देते, जबकि एनसीईआरटी क्या बता रही है? हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो कारतूस वाला प्रकरण आपने सुना ही है, उसमें कोई विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं, हम आगे पढ़ेंगे भी। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था, यानी कि दो जत्थे आए। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। तो ये तो वहां भी हो रहा था। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। जो भी हाईलाइट हो रहे हैं वह किसी कारण की वजह से ही हाईलाइट हो रहे हैं, उस पर ध्यान देते रहिएगा।
कुछ सिपाही लाल किला में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए, क्योंकि आप परमिशन लेंगे किसी के घर जाने के लिए तब आप जाएंगे ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह को पता था कि अंततोगत्वा शायद हम हारेंगे ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास इतनी सेना है, सब है, तो और मैं नहीं कर पाऊंगा नेतृत्व, तो मेरी अब वो क्षमता नहीं रह गई है, शायद वृद्ध भी हूँ, और इनका पर नाम था वैसे भी, एक सेनापति था वहां लड़ रहा था, वो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये चाहते थे कि हमें ना लाओ, हम इतने अभी नेतृत्व करने में सक्षम शायद नहीं रह गए हैं। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली। वैधता मतलब कि मुगल सम्राट ने कहा है वो वैध हो गया, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई को भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया। हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। तो इसी के साथ आप विस्तार से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। मोटा मोटा आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले से भी पढ़ा होगा। कुछ जो चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, इम्पोर्टेंट अगर फिल्म्स के लिए देखें तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां बिटवीन द लाइंस थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा शब्दों से खेल कर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, तो हम करेंगे। विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा हाईलाइट करेंगे। आप किताब लेकर बैठे बेहतर रहेगा। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? तो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। अब सबके पास फोन थोड़ी है, एक मैसेज भेजा, हाँ स्टार्ट हो जाओ, या वॉकी टॉकी पे मैसेज किया स्टार्ट, तो ऐसा थोड़ी था। पता कैसे चलेगा? मैं यहाँ हूँ, कोई 2 किलोमीटर दूर है, तो या तो बिगुल बजेगा कि वहां तक सुनाई पड़े, या तोप का गोला दागा जाएगा, तो सब एक साथ पता चल जाएगा कि हाँ शुरू करो। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया। क्यों किया? सरकारी खजाने को लूटा। अब देखो ये तरीका होता है। अब कुछ लोग होंगे जो क्रम से नहीं चलते हैं। जैसे यूपीएससी में भी आपको एक क्रम चाहिए होता है, एक तरीका चाहिए होता है, एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। स्ट्रेटजी से नहीं चलोगे तो परेशान होगे। तो इनका सबसे पहले मतलब ये था कि सामने वाले के पास हथियार है, अपने पास कुछ नहीं है, तो अपने को सबसे पहले शस्त्र चाहिए, खजाना चाहिए, तो वो लूटो। इसके बाद उन्होंने जेल, खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगला, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया। सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज, हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदू, मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने, फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी लगी, जिससे सब लोग एकजुट रहे। आपने फिरंगी शब्द को सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा। तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, जो फ्रैंक यानी कि फ्रांस का नाम पड़ा है, जिससे इसे उर्दू हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी अपमानजनक दृष्टि से प्रयोग किया जाता था। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने शायद इसको और ज्यादा विचलित कर दिया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद मूवी या। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। तो बड़े लोगों को भी इन्होंने शिकार बनाया, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही नहीं शिकार बनाया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बन गए, यानी जिनको लगता था कि यह भी ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए हैं, या यह भी ब्रिटिशर्स के साथ हमारा शोषण कर सकते हैं या करते हैं, उन सबको कायदे से बताया गया कि हिसाब से रहो। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, जो मैंने बता ही दिया। ज्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूटकर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्द ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। आपने देखा बिहार में कुंवर सिंह भी थे, और इधर पूरा बेल्ट जो था वह बढ़िया से लगा हुआ था। अभी हम आगे देखेंगे कौन कहाँ था और किसने कहाँ विद्रोह को दबाया, सब देखेंगे।
शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। सरकार के जितने भी नियम कानून थे सबको किनारे किया जाने लगा। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे, क्योंकि सब यही सोच रहे थे बस निकल लो, बच जाओ कैसे भी, क्योंकि चारों तरफ भारतीय लोग खड़े हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा भी कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी तरीके से हम पर हमला हो सकता है। तभी कहा जाता है हमेशा हर देश को, हर सरकार को तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। युद्ध कभी कभार होता है, लेकिन हम फिर भी अपने सबसे ज्यादा खर्च को अगर कहीं करते हैं तो डिफेंस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ क्या हो जाए, तो हमें सुरक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जबकि अगर उसका आउटकम देखो तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आप सड़क बनाओगे तो उसका फायदा है। सुरक्षा से आपने मान लो कुछ खरीदा और वो एक्सपायर हो गया, तब तक यूज ही नहीं हुआ, तो एक तो हम ये भी नहीं चाहते कि वह यूज करना भी पड़े, क्योंकि युद्ध क्यों ही कोई चाहेगा, और फिर भी हम रखते हैं कि कहीं युद्ध हो ना जाए, तो बड़ी विचित्र संभावनाएं होती हैं। असामान्य समय में सामान्य जीवन, जैसे विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? क्वेश्चन हम एनसीआर सॉरी एससे देखते हैं टॉपर्स का, तो वहां भी क्वेश्चन पहले होते हैं, फिर हम आंसर उनका देते रहते हैं और इससे कंप्लीट हो जाता है, निबंध कंप्लीट हो जाता है। वह टेक्निक आप एनसीईआरटी में भी देखिए, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठा देता है और फिर उसके जवाब देता है। तो विद्रोहों के महीने में क्या हुआ? उथल पुथल के इन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, क्योंकि चारों तरफ तो अफरा तफरी। सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टें से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई। एक अखबार था जो छपा था 14 जून 1857 को, उसमें एक रिपोर्ट थी, यही हालात सब्जियों और साग के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते हैं। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुंजरों यानी सब्जी बेचने वाले ने रोक कर रखा हुआ था, जो जमा अभी तक है। जैसे कोरोना में नहीं हुई थी हालत कि महंगी हो गई चीजें, सप्लाई चेन बाधित हो गई, तो यहाँ भी सप्लाई चेन बाधित हुई तो चीजें महंगी होंगी, नहीं मिलेंगी, जो स्टॉक में है वह भी धीरे धीरे खत्म होती है। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता था, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाते थे, क्योंकि चीजें खास लोगों के लिए ही हैं और महंगी है, तो महंगी कौन खरीद पाएगा? तो कुछ खास ही लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित होती है तो चीजें बिगड़ती हैं। यहाँ एक और चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। वह क्या था? मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया। गरीब सुरफा शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर, दिस वर्ड फॉर यू, हो गए। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देंगी और शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके में भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। मतलब ये संभावना जताएगी कि सही हो जाए सब चीजें, वरना दिक्कतें और बढ़ेंगी। संचार के माध्यम क्या हुए? तो संचार के माध्यम को अगर खत्म नहीं करोगे तो संचार होगा और सेनाएं ब्रिटिशर्स की आएंगी और आपको दमन की ओर पहुंचाएंगी। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री की हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो यही है कि इन लोगों में संचार बढ़िया था। सैनिकों में जो भारतीय लोग लड़ रहे थे, सिपाही या उनके संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो अब ये है कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। मतलब चारों तरफ बस बगावत बगावत बगावत। शिस्टन और तहसीलदार, मतलब ये तो अपना पड़ोसी देश है, सॉरी माफ करिएगा, पड़ोसी जिला है सीतापुर। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। सीतापुर में नैमिष सारण
तीर्थ धाम है, आपको घूमना चाहिए अगर आप इधर के हैं तो। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार वश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था, आलती पालथी मारकर बैठा था, यानी बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रहा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाबे आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। समझ रहे हो आप? विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। तो मतलब योजना और समन्वय तो था, लेकिन फिर भी एक लीडरशिप की कमी थी। सब अपनी अपनी जगह पर लड़ रहे थे। जैसे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी जगह पर, कुंवर सिंह अपनी जगह पर, बेगम हजरत महल अपनी जगह पर, सब अलग अलग लड़ रहे थे। कोई इन सबका एक मेन लीडर नहीं था जो कोऑर्डिनेट करता सबको, तभी चीजें गड़बड़ हुई। योजना समन्वय था, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से था, और जब शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे भी चीजें, कहा जाता है, बिगड़ने लगी। सबके अपने प्रश्न है, सबके अपने जवाब है, सबके अपने विचार हैं। उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, फिर भी एक घटना इस बारे में सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। मतलब कैसे सबको इधर उधर, इतनी पुलिस वाले हैं, फिर भी कैसे आप एक दूसरे की बातों को इधर पहुंचा पा रहे हो। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियरसे तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियरसे की मौत की नींद सुला दें, या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। क्योंकि पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में जो थे वो अभी भारतीय थे, तो या तो आप अपना सुरक्षा कर रहे हो, वह धर्म अपनाओ, या फिर आप भारत के जो लोग लड़ रहे हैं उनकी तरफ हो जाओ। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के करता धरता खुद थे। बात सिर्फ इतनी है, ये दो लाइन, कि ये लोग बैठकर बढ़िया से भविष्य के बारे में फैसले लेते थे, और ये अपने विद्रोह के करता धरता खुद थे, कोई और आकर इन्हें गाइड नहीं करता था। दो लाइन काम की है, खोल के पी जाइए। अब आते हैं नेता और अनुयायी। सबसे महत्वपूर्ण यही है। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर से भी कहा कि आप लड़िए, क्योंकि वो पहले राजा थे, उन्हें पता है कैसे युद्ध लड़ा जाता है या कैसे चीजें मैनेज की जाती हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उनमें यह था कि फौरन दिल्ली गए और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा, क्योंकि बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा पहुंचे थे। ये हमने देखा। अब बहादुर शाह जफर के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से लोग थे कि नहीं, हम तो मना के ही छोड़ेंगे, आप कैसे स्वीकार नहीं करोगे। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही शहर के लोगों ने इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। जैसे कानपुर में अगर हम देखें तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे नाना साहब। नाना साहब को याद रखिए, कानपुर से नाना साहब। नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये भी राजा थे या उत्तराधिकारी थे, जो भी कहो, उसी तरीके से इन्हें भी चीजें पता थी कैसे मैनेज किया जाए। झांसी की रानी आप जानते हैं, झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत करने तो संभालना पड़ा।
कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में कुंवर सिंह की थी। स्थानीय जमींदार थे और अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने। आप जानते हैं 1856 में डलहौजी था जिसने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध से अवध में इनको गद्दी से हटा दिया था। तो वह भी लोगों के अंदर एक खून खौल रहा था कि ऐसा कैसे ऐसा कर सकते हो, कुशासन का आरोप लगा के क्यों हटा सकते हो। तो वह भी गुस्सा एक था। उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताजा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबरों पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र, इनका नाम भी याद रखिएगा, बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। बिरजिस कद्र आपको याद नहीं होता है तो अवध में बिरजिस कद्र या लखनऊ में बिरजिस कद्र। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां थे या राजा थे, नवाब थे या तालुकदार थे, मतलब कोई बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। सैनिक नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, अगर देखें तो सैनिक पहले शुरुआत में योजना बना रहे थे, पहले में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, पहले में चीजें कर रहे थे, लेकिन फिर अपने नेता भी चुन रहे थे। आप नेतृत्व करो। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। यानी पुरुष महिला धार्मिक मतलब कैसे भी फैलाओ बात ये था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। कौन था फकीर? लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलग जगा रहे थे। मतलब सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, एक लाइन में समझा जाए तो। अभी तक कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिली जिसमें ये कहा गया हो कि ये व्यक्ति ब्रिटिश से मिल गया था और विरोध कर रहा था भारतीय सैनिकों का। वो साहूकार थे, वह लोग तो अलग थे, वह तो उनका तो खेल खत्म ही कर दिया था इन लोगों ने कि वह तो मिले ही हैं ब्रिटिशर से। वह अपने लालच के लिए मिले थे क्योंकि उनको ये था कि मैं लोन देता हूँ, मैं ब्रिटिशर्स के साथ रहता हूँ, तो वो अलग कहानी है। लेकिन ऐसा और कोई अभी ग्रुप नहीं मिला कि किसान हो या मजदूर हो जो ब्रिटिशर्स के साथ हो। कोई बड़ा राजा का नाम नहीं मिला। फला व्यक्ति 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशर से मिला हुआ था, अभी तक आपको नहीं मिला। तो ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे ही लाइन बनेगी कि फलाना व्यक्ति यहाँ का राजा था या यही के जमींदार था और वह ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था 1857 में। अभी आएगा तो हम पढ़ेंगे, अभी तक नहीं आया है। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। तो बड़ौत परगना से कौन था? शाहमल। छोटा नागपुर से स्थित सिंह भूमि के आदिवासी काश्तकार थे गोनू। इन्होंने कोल आदिवासियों को नेतृत्व संभाला। तो आप एक तरफ लेस लिखिए और दूसरी तरफ किसने नेतृत्व किया था वह लिखिए। ठीक है, पॉज कर करके आप लिखिए इसको। रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, ये नाना साहब थे। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है कि वह ब्रिटिशर्स के पकड़ में नहीं आए। शाहमल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मुझे ये लगता है कि इन पर शायद क्वेश्चन नहीं बना है और एक तो पेज डेडिकेट किए गए हैं एनसीईआरटी में, तो कहीं ना कहीं इन पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1857 के दो विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था, 84 देश। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज्यादा, वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो इनके पास भी एक कारण था कि जब सब लड़ रहे हैं तो हम भी अपने किसानों के हित की बात कर ही लेते हैं। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं, काश्तकारों को संगठित किया, इसलिए उन्होंने रात के साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े,
महाजन व्यापारियों के घर बार लूटने लगे, जैसे पिछले क्लास क्या मुंह से निकल रहा है, पिछले पेज पे हम लोगों ने देखा था, बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया, पक्की सड़कों को खोद डाला। तो वही सब चीजें हैं, इमारतों में आग लगा दी, ये कर दिया, वो सब चीजें यहाँ भी हो रही हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि सरकारें फौजों का रास्ता रोकना चाहती थी। अब सड़क तोड़ दोगे तो गाड़ी कैसे आएगी, पुल गिरा दोगे तो इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगे ना उधर से ब्रिटिशर्स। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई गई, उनका भी ध्यान रखा गया। ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए गए। क्यों? वही मैंने बताया ना कि जब ब्रिटिशर्स बात नहीं कर पाएंगे तो क्या हो रहा है वहाँ, क्या स्थिति है वहाँ की, कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए, कुछ पता नहीं चलेगा। और दूसरों को भी ध्यान में रखकर रसद पहुंचाई गई कि उनको भी चीजें मुहैया कराई जाए। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया। अब ये एक स्टेटमेंट यहाँ से बना देगा और एक स्टेटमेंट वहां से, कि कौन सा परगना था, बड़ौत, बड़ौत ही था, भूल तो नहीं गया, हाँ बड़ौत। तो याद रखो, तो दो स्टेटमेंट बन गए, क्वेश्चन बन सकता है। वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। लो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से तैयार हो जाएगा, होगा 3 स्टेटमेंट, बन गया ना क्वेश्चन। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है, उनका राज आ गया, लेकिन 1857 जुलाई में शाह आलम युद्ध में मार दिए गए। तो जब नेतृत्व करने वाला मर जाता है तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई कोऑर्डिनेशन वाला नहीं होता है, आगे क्या किया जाए वो चीजें नहीं होती हैं, तो ये भी समस्याएं हुई। दूसरे थे हैदराबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते, लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे आगे ढोल, पीछे उनके समर्थक होते थे। उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे। तो ये भी याद रखिएगा, बाग डंका शाह किसे कहते थे। सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो यूपीएससी में हमेशा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ छोटा भी डाल दिया जाता है क्वेश्चन। अब वो लगता है एक ही लाइन का है लेकिन बहुत टफ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एबीसीडी से लेकर जेड तक की कहानी यूपीएससी पूछ देता है। अब तो स्टेट पीसीएस भी पूछ रहा है। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे, समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। अब समस्या यहाँ खड़ी हुई, देखो, उपदेश देने से रोक दिया, अब क्या होगा? सब लोग मान जाएंगे कि हाँ भाई ना उपदेश दो, जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो भी भारत में, तो भारत में उत्तर प्रदेश में 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। अब देखो कितनी नेटिव इन्फेंट्री आई। जो समझदार लड़का होगा या लड़की होगी, जो समझदार व्यक्ति होगा, उसने अभी तक नोट कर लिया होगा कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी और कहाँ थी, कौन किसका नेतृत्व कर रहा था। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। पढ़ाता सबको है व्यक्ति, लेकिन कुछ उसमें से समझदार ज्यादा होते हैं, वो अपने काम का बढ़िया सा नोट तैयार कर लेते हैं, कुछ बस पढ़ते जाते हैं, कुछ तो अभी भी लेट कर देख रहे होंगे वीडियो। तो अभी पीछे कितनी पढ़ी वो जाकर नोट डाउन करो, कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था नोट डाउन करो, वहीं से क्वेश्चन मिलान में भी पूछ देगा। इधर 4 इधर 4, निम्नलिखित में से कितने पेयर सही हैं? 1 2 3 4। उन्होंने चिन्हट, ये लखनऊ में एक जगह है, आज भी है, चिन्हट के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ चिन्हाट लिखा है तो लखनऊ वाले जानते हैं चिन्हट। चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। तो ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेनरी लॉरेंस। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, उनके पास जादुई शक्तियां हैं, अंग्रेज उनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। काफी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार
प्राप्त था। अब चलते हैं अफवाहें और भविष्यवाणियां, क्योंकि इतनी बड़ी घटना और अफवाहें ना फैलें, ये भी आसान बात तो नहीं है। तो अफवाहें और भविष्यवाणियां, तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। एक तरह की राइफल्स थी जिसमें जो कारतूस पड़ती थी उसे मुंह से खोलकर फिर डाला जाता था, और कहा गया कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया, अंग्रेजों ने सिपाही को समझाया, मतलब लोगों को सिखाया समझाया कि ऐसा नहीं है, यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग तरह फैलती है। मतलब अंग्रेज कह रहे थे ऐसा नहीं है, अफवाहें हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये खाली अपना काम निकालने के लिए कह रहे हैं। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। ये कहानी रिपोर्ट में बताई गई। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका। इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। तो अब ये सही है कि गलत है? ब्रिटिशर्स कह रहे थे गलत है, ये लोग कह रहे थे भारतीय कि सही है। कहाँ से कहानी शुरू हुई? तो ये रिपोर्ट में बताया गया वहां से एक कहानी शुरू हुई। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। तो यह भी एक अफवाह फैल रही थी। अब कौन फैला रहा था? अफवाह थी या सच्चाई थी, या तो किसी को नहीं पता। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, और ऐसा हो भी रहा था कई जगह। तो इसमें यह भी व्यक्तियों के दिमाग में था कि कोई नई बात नहीं, ये तो फैले ही हैं बना रहे ईसाई सबको, तो हो सकता है यहाँ भी ऐसी गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा हो। तो क्योंकि नई चीज हो तो आदमी को लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप कई क्षेत्रों में, आज आप नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखो जहाँ राज्यों में कितनी ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है, परसेंटेज आप देखो कितना ज्यादा है, तो लोगों को ये मानने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि दिमाग में बैठ चुका था। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। ऐसा भी कहीं भविष्यवाणी हुई, तो लोगों को और लगा चलो हम भी अपना योगदान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। एक तो कारतूस में जो चर्बी सूअर और गाय की बात हो रही थी। एक हमने पढ़ा कि आटे में जो हड्डियों का चूरा मिला था, वह बातें हो रही थी। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, जो नीचे पढ़ा, कि प्लासी की जंग के 100 साल बाद एक भविष्यवाणी हुई कि अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। 3 चीजें यहाँ पर ध्यान से गौर करिएगा। यह हेनरी हार्डिंग 1849 गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सम्मान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड
राइफल्स को इस्तेमाल शुरू किया, उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इन राइफल्स को किसने इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चन वहां से तो सबको पता होता है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वह अगर आ गया तो आप फंस जाओगे। तो वह गवर्नर जनरल हार्डिंग था, क्योंकि 1857 में तो कोई और था। उससे पहले तो आप जानते हैं कि डलहौजी भी आकर चला गया, तो हार्डिंग तो आप नहीं ही टिक करोगे अगर स्टेटमेंट में आया तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं वहां पर आपको रोक कर समझा सकूं कि भाई यहाँ ध्यान रखना दोस्त, यहाँ ध्यान रखना बस, ठीक है। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था, न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। चौथी या चपाटियाँ वाली भी बात याद रखना, हमने अफ़वाहें टॉपिक में 4 चीज़ें पढ़ी हैं, 3 ऊपर मैंने बता दी और चौथी ये बता दी। अब ये अफ़वाह थी, सच थी, आज तक किसी को नहीं पता। अब लोग अफ़वाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? सिंपल सी बात है कि क्यों ही कर रहे थे? हमारे यहाँ आज के समय में अगर मैं आपसे बोलूँ कि अफ़वाह कितनी तेज़ फैलती है, तो आप कहोगे भाई साहब पूछो मत। मुझे कई घटनाएँ ऐसी याद आ रही हैं जो अफ़वाहें थी, मेरे कुछ पिछले 10 वर्षों में। तो उस समय भी भारत यही था, लोग यही थे, उत्तर प्रदेश यही था। लोग अफ़वाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अफ़वाहें थी भी या नहीं। इतिहास में अफ़वाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाक़ई में सच थी या नहीं। वही ये सच थी या नहीं, पता नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफ़वाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों, प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। अफ़वाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के ज़हन में गहरे दबे डर, संदेह की अनूगूंज सुनाई देती है। अभी कहीं अफ़वाह कोई फैल जाए तो लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे कि हाँ, सही होगा, और कई फैलती रहती हैं। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए, तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। मतलब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थान के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए, इन्वर्टेड कॉमाज में है, मतलब इन समझदारों को लगता था कि हम समझदार नहीं हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे यहाँ साइंस का यश नहीं था, तब हमारे यहाँ आर्यभट्ट, बारहमिहिर, सुश्रुत, चरक जैसे लोग आकर चले गए, लेकिन समझदारों को क्या पता, क्योंकि किसी को मूर्ख क्यों कहना, समझदार कहो इन्हें भी। भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। तो वही तो मैंने बोला, अभी मैं क्या बोल रहा था, यही तो बोल रहा था कि आप इतनी जगह धर्म परिवर्तन करा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा ईसाइयों की संख्या कैसे हो गई। तो ये सब व्यक्तियों के जहन में था कि ये लोग कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चर्बी है जानवरों की, तो उन्हें विश्वास करने में कोई मतलब किंतु परंतु नहीं था। उन्हें लगा कर ही रहे होंगे, क्योंकि इधर उधर तो ये 5-10 किलो अनाज देकर काम कर ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये उन्हें स्वीकार करने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ थोड़ी हुई, क्योंकि आप कर ही रहे थे इधर उधर धर्म परिवर्तन वगैरह, वह सब का काम कर रहे थे जिससे भारतीयों को ठेस पहुंची, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और लिबरल आर्ट यानी उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अब ये जो अंग्रेजी वाली व्यवस्था थी, ये भी अगर उस समय के लोगों के हिसाब से देखें तो क्या लगेगा, यही तो लगेगा कि आप हमारी भाषा पर भी डोमिनेट कर रहे हो, आप हमारी भाषा को भी सही से नहीं कर रहे हो। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने, हिंदू विवाह, विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। ये अंग्रेजों ने काम किए थे। तो यहाँ के उस समय के अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए
क्या लगेगा कि गलत कानून है, जबकि कानून सही थे। जैसे अभी जो 3 तलाक वाला मैटर आया तो कितना विरोध हुआ कि नहीं, 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 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप दूसरे की भी तो देखो, महिलाओं की भी सुरक्षा, महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, उसकी सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? तो कुछ ऐसी भी थी जो बढ़िया थी, लेकिन उस समय के लोगों के हिसाब से वह विरोध ही कहा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग मानते थे सती प्रथा को, लेकिन हर घर में ये नहीं होता था, ये भी सच्चाई है। सती प्रथा का मतलब ये नहीं था हर घर में ऐसा होता था। आज भी कई परंपराएं हैं, आपके घर में परंपरा होती होगी, 4 गाँव बाद नहीं होती होगी। आप जानते हैं, आपके घर में कोई पूजा होती होगी, 4 गाँव के बाद नहीं होती होगी। तो सती प्रथा भी पूरे भारत में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैली थी। हाँ, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा फैली थी, बाकी सुधार होता चला गया। जैसे 3 तलाक की बात करें, तो ऐसा नहीं है 3 तलाक पूरे भारत में होगा। कुछ ऐसे घर होंगे जो अब इससे ऊपर उठ गए होंगे, जिनको ये पता है कि महिलाओं की भी सुरक्षा और सम्मान और स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन कुछ अभी नहीं, तो हर तरह के लोग होते हैं हर समय। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी, सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति आया था डलहौजी, इसने कहानी शुरू की अपनी 1848 से, खत्म कब की? 1856 में। ये सतारा, झांसी, इन सबको कब्जा कर रहा था और अवध को कुशासन के आधार पर कब्जा किया। तो कह रहा था जिसके पास पुत्र नहीं है वह दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, यानी किसी को अपनी संपत्ति, अपना राजा, अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। और ब्रिटिशर्स की हो जाएगी, राज्य व ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, शासकीय ब्रिटिशर्स चलाएंगे, दत्तक पुत्र आप नहीं गोद ले सकते। तो ये भी एक घुटन थी, ये भी एक आदमी के अंदर वो क्या कहते हैं पीड़ा थी, एक यह भी आक्रोश था जो निकला। जैसे आप देखो, अभी हम पढ़कर आए अवध वाला शासन के हिसाब से, तो वह भी गुस्से में बैठे थे, मौका मिला। अभी हम बड़ौत पढ़ के आए थे, वहाँ किसान सब मिलकर शाहमल के नेतृत्व में, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी, वह सब एक साथ निकली। जैसे ही ऐसी कोई रियासत इलाका उनके कब्जे में आता था, वहां अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भूराजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ था। सब गुस्से में बैठे थे और शुरुआत हो गई। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीजों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राज्य रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भूस्वामित्व हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था, क्योंकि ईसाई प्रचारक भी आ गए थे। कब आए थे ये आप बताइएगा जरा, देखें कितना हिस्ट्री पढ़े हो। किस एक्ट के बाद आए थे? ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों-रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नजदीकी से अध्ययन कीजिए। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। तो पहले अवध पढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे और भी चीजें पढ़ेंगे। अवध में विद्रोह, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। मतलब अभी देखते हैं। किसने कहा था? तो 1851 में गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर, ये किसने कहा था? नीचे लिखा होगा डलहौजी, कैनिंग, पेंटिक और वारेन हेस्टिंग्स। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का घोषित कर दिया गया कुशासन के आधार पर। रियासत पर अगर कब्जे का सिलसिला जरा पढ़ें तो बहुत लंबा है। मतलब 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी गई थी। सहायक संधि आपने पढ़ी होगी। सहायक संधि का मतलब होता है आप सेना नहीं रखोगे, आपके बिहाफ पे ब्रिटिश सेना रखेगी। आपको जब जरूरत होगी तो ब्रिटिश आपको सेना मुहैया कराएगी और आप उसके बदले पे करिएगा पैसा। जैसे कुछ देशों से, बड़े देश ने, आज के जो महान देश अपने आप को कहता है, उसने कई देशों को कहा कि ऐसा है, आप सेना मत रखो, आप परमाणु बम मत बनाओ, हम है ना, हम रक्षा करेंगे आपकी। और फिर कुछ बढ़िया राष्ट्रपति आ जाते हैं उस देश में
और वह जो राज्य हैं, वह देश हैं, जिनकी रक्षा करने का मांदा भरते थे ये लोग, वह देश अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी धकेल दिया जाए और हमारे भी साथ ना खड़े हों ये महान देश। वैसे ही तब तक कि आप क्यों सेना रखोगे, हम है ना, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमें पैसा दो। लेकिन आप ही अगर हमको परेशान करने लगे, तब हम कैसे लड़ेंगे? है ना बात ये बहुत महत्वपूर्ण। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आपने कहा ठीक सर आप हैं। अगर मैं ही आपको टॉर्चर करने लगा तब आपको कौन बचाएगा? आपको समझ में आ गई होगी बात। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, जो लिखा है, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दें और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। एक व्यक्ति भी भेजा जाता था और कहा जाता था ये कुछ करेगा थोड़ी ना, ये बस बैठा रहेगा, आप फैसले लेते रहना। आप खुद बताओ, अगर उस बड़े देश का कोई व्यक्ति आज पाकिस्तान में बैठ जाए जाकर सदन में या सरकार में और कहे वो बड़ा देश कि हम कुछ करेंगे थोड़ी ना, हमारा व्यक्ति बस तुम्हारे यहाँ बैठा रहेगा, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार में सिर्फ वो बैठने गया है? नहीं, वह अपना काम करने गया, वह देखने गया है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे खिलाफ ही तो साजिश नहीं चल रही। तो वही कहेंगे, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, बस लोगों की नजरों में कि नहीं बस बैठेगा जाकर, ऐसा कहा जाता था। और सैनिक ताकत तो पहले ही आपने हटा दी, और जब सैनिक ही तो महत्वपूर्ण होते हैं ना देश की सुरक्षा के लिए, सैनिक ही नहीं है। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। कल को अंग्रेज किसी मुखिया का समर्थन कर दे और आपको कह दे ऐसा है राजा साहब निकल लो, क्योंकि आपके पास तो सेना भी नहीं है, आप कैसे उससे लड़ोगे? यानी कि पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स आपको कंट्रोल कर रहे थे। और बात कही जा रही थी सहायक संधि की, हम दोस्त हैं। लेकिन सब जानते हैं कि सहायक संधि का मतलब क्या था। सिंध पर भी सहायक संधि थोपी गई थी और हैदराबाद तो पहले ही पहुंच गया था, साहब हम तो आप ही के हैं। चलिए, अवध पर कब्जे में अंग्रेजियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फर्टाइल एरिया था, राजस्व की कोई कमी नहीं थी भाई। उन्हें लगता था वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था, क्योंकि जनसंख्या आज ही तो ज्यादा थोड़ी है, जनसंख्या तब भी हम ज्यादा ही थे। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा को हरा दिया था, कर्नाटक में मैसूर को हरा दिया था, पंजाब में राजा रणजीत सिंह के बाद वहां भी खेला कर दिया था, बंगाल में तो प्लासी और बक्सर कब का हो गया था। सब अंग्रेजों की झोली में थे, जितने बड़े लोग थे सब। हैदराबाद का नाम इसलिए नहीं लिखा तो वह क्योंकि वह तो पहले ही पहुंच गया था कि साहब हम तो आप ही के हैं। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल होने वाले थे। क्योंकि 1757 आप जानते हैं प्लासी हुआ, 1764 बक्सर हुआ, इससे पहले कर्नाटक 1746 48 49 54 58 63 हो चुका था। मैसूर 67 69 और लास्ट में 1799 में खत्म कर दिया गया मैसूर के बड़े राजाओं को, टीपू सुल्तान को। मराठा 1775 82 1803 5 1817 18, चाहे वह बसीन की संधि हो, चाहे वह राजपुर घाट की सालबाई की या पुरंदर की संधि हो। फिर ये चलते हैं अपना अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान की तरफ जाने से पहले सिंध को सहायक संधि के झमेले में उलझाते हैं। अफगानिस्तान गए, नहीं जीत पाए, तो सिंध पर ही कब्जा कर लिया, कहा चलो कुछ नहीं इसको ही करो। सिंध कह रहे हम तो साहब पहले से सहायक संधि में थे, शाश्वत मित्रता की संधि किए बैठे थे 1809 में। उन्होंने कहा नहीं, 1838 में सहायक संधि भी सिंध के साथ थी। जब 1842 में अफगानिस्तान से नहीं जीत पाए तो सिंध को अपने राज्य में मिला लिया, विलय कर लिया 1843 में। नेपियर सेनापति था।
सिंध ने बोला साहब हम तो पहले ही आपके मित्रता थे, फिर सहायक संधि थी, हम पर कब्जा क्यों? कहा नहीं नहीं भाई, अफगानिस्तान हार गए, कुछ तो हमें चाहिए, तो हम यही दिखा देंगे कि अफगानिस्तान तो नहीं मिला, सिंध भी लेकर आ लिया। वाह भाई वाह। फिर पंजाब में अमृतसर की संधि करते हैं 1809 में। सिक्किम में वार होती हैं दो, जब रणजीत सिंह नहीं रहते तब 1849-50 में बावी विलय हो जाता है। सिक्किम 1850 में विलय हो जाता है, बर्मा 1852 में विलय हो जाता है, 1885 में पूर्ण तरीके से बर्मा विलय हुआ। तो 1850 तक लगभग पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। 1856 में फिर अवध भी, तो 1857 तक पूरे क्षेत्र में कब्जा था। सहायक संधि यहाँ लिखा भी है, पढ़ लेते हैं। रेजिडेंट, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था तो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। मतलब वही जो प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं है, तो वह कुछ खेला ना कर दे, इसलिए अपनी एक आदमी को वहां भी बिठा दो। समझ गए होगे आप लोग। सहायक संधि, तो वेलेजिली नाम का शासक था 1798 में। इसकी तैयार की गई व्यवस्था थी, हालांकि अगर मूल रूप से देखें तो इसकी भी नहीं थी। इससे पहले फ्रांस का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो अगर भारत से राजनीति के चलते भेजा ना जाता तो शायद ब्रिटिशर्स इतना हाथ पैर फैला नहीं पाते। जब तक वो रहा ना तब तक अंग्रेजों की इसी तैसी करता रहा। तो अंग्रेजों ने कहा भाई इसको भेजो वरना तो खेला हो जाएगा। तो कुछ राजनीति की गई इधर उधर, तो डुप्ले साहब थे जिनको वापस फ्रांस भेज दिया गया। उनकी जगह पर लाली साहब आए और अंग्रेजों ने खेला कर दिया। तो डुप्ले की ये व्यवस्था थी मूल रूप से, जब आप पढ़ेंगे बड़ी किताबों में। फिर वेलेजली ने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। कौन सी थी? तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। रक्षा, जो कि व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रक्षा होती है, वही आप दूसरे के हाथ में दे रहे हो। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सैनिक किसके? उसके। तुम्हारे घर में किसी और का पहरा, समझ रहे हो। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। खाना पीना भी कौन देगा? तुम ही दोगे, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, क्योंकि वो रक्षा कम और आप पर कब्जा ज्यादा था। सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। सहायक संधि मेन रूप से ये था कि आपकी भी इज्जत बची रहेगी, आप जनता को बता सकते हो कि हम राजा हैं और हम भी जो करना है वो कर लेंगे। समझ रहे हो ना आप। देह से जान जा चुकी थी, मतलब डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया, अगर अब दूर क्यों भेज देते हैं? क्योंकि पास में रहेंगे ना तो जनता का वो एक सेंटीमेंट बना रहता है कि वो कहीं साथ में धीरे धीरे जनता के बीच जुड़ाव करके सैनिक अपने बना ना ले, कब्जा ना करवा ले, विद्रोह ना करवा दे, तो इन्हें दूर भेज दो। ना नेतृत्व होगा ना जनता, फर्क पड़ेगा ज्यादा। 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं उनको दूर निष्कासित कर दिया जाता है, जैसे मराठा में नाना साहब को बिठूर कानपुर भेज दिया गया था। वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं यह कहा गया, और कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है अवध में कुशासन के आधार पर। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मतलब अपने आप कह दिया कि वो लोकप्रिय थे ही नहीं। मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहां जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लैलीन हो। बढ़िया है, इसको आप गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लैलीन हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला।
नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई, क्योंकि जो राजा आता है अपना कल्चर लाता है। अब ब्रिटिशर्स आए हैं तो अपना कल्चर लाएंगे। सोफा चेंज होंगे, चेंज होंगी दीवारों की लगी पेंटिंग, और चेंज होगा खान पान, चेंज होगी भाषा, चेंज होगी संस्कृति। तो सिर्फ व्यक्ति नहीं बदलता है, सिर्फ सत्ता नहीं बदलती है, बदलती है पूरी रौनक, बदलती है पूरी काया, और बदलती है संस्कृति। बढ़िया बोल दिया। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। क्यों? क्योंकि सब बदले जाएंगे। आप संगीत अपने तरफ का बजाते हैं, मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो वही का सुनूंगा। मुझे नर्तकी पसंद नहीं, मैं तो किसी और को। मुझे कवि पसंद नहीं, मैं तो बावर्ची अपने वाले लाया हूँ। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है, मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे, सारा आलम रोता चिल्लाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं। देखो भाई, शुरू कहाँ से हुआ? तो शुरू हुआ था कलकत्ता में, पहला युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बक्सर और प्लासी किया। उसके बाद कलकत्ता पूरा अच्छे से निपटा दिया। ठीक है, फिर मैसूर निपटाया। हालांकि मैसूर में वहीं के राजा जो वंश था उसी का कोई व्यक्ति बिठा दिया गया, और तभी यहाँ पर आपको ये येलो कलर दिखेगा। ऐसा लगेगा कि वहां अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन था डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही। यहाँ हैदराबाद आप देखोगे तो हैदराबाद में भी डायरेक्टली, हमने बोला ना सहायक संधि थी, तो वो बात मान रहे थे तो वो राजा बने रहे। बाकी मराठा निपाट दिए गए, और फिर यहाँ पे पंजाब रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक बढ़िया रहा, सिंध, और फिर ये अवध, और इधर बर्मा वर्मा भी हो गया, सिक्किम भी हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं पैर पसार दिए थे। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाही को एक दूसरे से जोड़ दिया, क्योंकि सबकी समस्याएं एक जैसी थी। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदार जो हुआ करते थे उनके पास भी हथियारबंद सिपाही होते थे। उनके अपने किले भी थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने आप को तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफी स्वायत्तता भी होती थी। यानी नवाब की संप्रभुता की आप हैं, मुझे अपने क्षेत्र में थोड़ा सा स्वायत्तता दे दीजिए, बाकी मैं आप जब कहोगे जो कहोगे वो करूंगा। थोड़ा बहुत राजस्व देते रहो तो आप अपने क्षेत्र में छोटा मोटा शासन कर सकते हो। स्थानीय जैसे नहीं होता है, स्थानीय शासन कह सकते हैं कि आप देखते रहो अपने क्षेत्र का, लेकिन हमें मानना कि हम आपसे ऊपर है तब तो ठीक है। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ियां होती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए, क्योंकि यही इकट्ठा होकर मिल लिए तो अंग्रेज जहां भी चाहते थे कि फंस जाऊंगा वहां पहले ही अपने आप को स्ट्रांग कर लेते थे। यह भी एक इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। और वैसे भी आपके मेंस में भी ये चैप्टर है, क्योंकि मेंस में क्या लिखा है, सेकंड वाली लाइन, 18वीं सदी के लगभग मध्य से, यानी 1750 से, जब से हम प्लासी का युद्ध और कर्नाटक वार ये सब पढ़ते हैं, वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। और वहां 1947 नहीं लिखा है, वर्तमान समय यानी कल तक का भी कह सकते हैं, आज तक का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय।
और तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लिखा है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो हमेशा आपके सामने सिलेबस हो और ये चैप्टर, ये एनसीईआरटी आपके लिए मेंस में भी बहुत काम आने वाली है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई, क्योंकि भू राजस्व नीति, राजस्व ही उनके लिए मेन था। इतना सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि राजस्व उन्हें पैसा पैदा करना है, वो कंपनी थी एक। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल दो पढ़े थे, एक बंगाल में जो रैयत, क्या बोल रहा हूँ, बंगाल में जो आपका स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त बोले वह था, और नीचे दक्षिण में मुंबई और मद्रास में आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। तो ये कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज एक मुश्त बंदोबस्त यहाँ पर लागू हो रहा है। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ताल्लुकदार जो थे वो बिचौलिए थे, बीच में राजस्व इकट्ठा करके हमें देंगे, लेकिन वो उनके पास मालिकाना हक नहीं था जमीन का। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किए जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी, कुछ तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे, क्योंकि दक्षिण से ही कहीं ना कहीं गंगा निकल रही है। अगर ध्यान से देखें तो वह भी एक फैक्टर हो सकता है। राजस्व, ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे। ये क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसान साथ आ जाएं और बीच में ताल्लुकदार कुछ परसेंट हैं इनको निपटा दें। जनता हमारी वाहवाही करने लगेगी और हम बात को जनता से बढ़िया राजस्व वसूल लेंगे। और तब, क्योंकि अभी अभी सेंटीमेंट हर्ट हुआ है ना कि आपके राजा को हटा दिया गया, तो जनता को थोड़ा सा प्रॉफिट दे दो अभी, तो जनता को लगेगा कि अरे यार हमारा तो प्रॉफिट है। तो जनता कुछ नहीं करेगी। जब तक जनता को पता चलेगा कि क्या हुआ है तब तक देर हो गई होगी। तो वही जनता, वो राजस्व अधिकारियों का मानना था ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली में इजाफा होगा। हालांकि ये तो कहने की बातें हैं, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। देखो, भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। यही तो मैं कह रहा हूँ। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया गया था। कुछ स्थानों पर तक राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा कर दिया गया। इतनी राजस्व मांग कर दी, ना देखना ना कुछ, राजस्व मांग बढ़ाओ। यानी ना तो ताल्लुकदारों के पास और ना ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। जो व्यवस्था चल रही थी उसको नए सिरे से बनाना है अब आपको। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदार के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हुए। अब जनता ताल्लुकदारों से सब भी सही से बात नहीं कर रही है और आपको तो वो जानती ही नहीं। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नजर में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु और अभिभावक की छवि भी रखते थे। सब एक जैसे नहीं होते, आप जानते हैं। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था आज मैं इनकी मदद करूंगा तो कल ये फिर हमें जब सही समय होगा तो राजस्व में ही देंगे आके। तो इस लालच में भी कुछ लोग करते थे मदद। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे। अब अगर जनता को चीज चाहिए, ताल्लुकदार कहाँ से देगा? उसके पास थोड़ी राजस्व आ रहा है, राजस्व तो अंग्रेजों के पास जा रहा है। किसान अंग्रेजों से तो लाभ ले नहीं सकते, मदद मांग नहीं सकते, क्योंकि बात तो कहाँ रहते ये भी नहीं पता, आप तो वहां जा भी नहीं सकते। ताल्लुकदार तो आपके आसपास का ही है। तो ये भी चीजें थी। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। नहीं पता था कुछ। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा मदद मिल जाएगी
जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी, क्योंकि ताल्लुकदारों को पता था कि यही हमें राजस्व देंगे, अगर हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा भी था कुछ जगह। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की भागदौड़ असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के हाथ में ही थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा भी रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो नवाब की पत्नी थी, के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे, क्योंकि उन्हें ये पता था अंग्रेजों से तो ये बेहतर ही है। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। मान लो कोई और कहीं है, जब उसे पता चला हमारे गांव के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा अंग्रेज कर रहे हैं, तो वह भी अपने भारत के साथ हो लिया, अपने देश के साथ हो गया। दशकों से सिपाही कम वेतन, वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। वह भी असंतुष्ट थे। 1850 के दशक आते आते उनके असंतोष के कारण पैदा हो चुके थे। तो वह भी असंतोष थे, यह भी असंतोष थे, सब असंतोष थे, सब मिल गए, सबको बहाना भी मिल गया कि चलो लड़ते हैं। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे, क्योंकि काम निकलवाना था। तब ज्यादा कब्जा कर नहीं पाए थे, अब तो कब्जा हो गया, अब तो पावरफुल हो गए, राजस्व इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वही बात, अब क्यों माने अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ क्यों दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित था, लेकिन 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा, सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे, भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा बात बन गई थी, सामान्य बात बन गई थी। सिपाहियों अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया, भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे, क्योंकि सिपाही आते तो ग्रामीण परिवेश से ही थे ना। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होने गए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, कि अवध से बहुत ज्यादा लोग अब बंगाल में भर्ती होने गए। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वो जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूस आ गए, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें थी, दुर्व्यवहार था, गाली गलौज थी, और पैसा भी नहीं बढ़ रहा था, ऊपर भी नहीं बढ़ाया जाता था। सिपाहियों ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों ने जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। मेन बात यह है कि सिपाही और किसान दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। यहाँ कुछ है क्या? तालुकदारों की सोच। तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काला कंकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया है, याद रखिएगा नाम। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर ने आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों की मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा, फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया, यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए, तब आप मेरे पास आए, जिससे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ, ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। हम वो भारत के लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं, अपना जो मानवीय गुण है उसको भी आगे रखते हैं, और फिर अपने देश की भी सेवा करते हैं। हम अपने यहाँ आज भी कोई आतंकवादी होता है तो उसे भी पूरी तरीके से जेल में रखकर सजा देते हैं, ना कि तुरंत गोली मार देते हैं। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही हैं ये, आप देखो बंगाल के सिपाही। यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर
नहीं दिख रहे हैं। मतलब पाकिस्तान वही पश्चिमी पोशाक है फिर भी सुंदर नहीं दिख रहे हैं, ये दिखाया गया। मजाक उड़ा रहे थे, मतलब ये बताने का प्रयास है इस किताब के जरिए, उनका मजाक उड़ाया जाता था, गाली गलौज दी जाती थी, सम्मान नहीं किया जाता था। ये सब घटनाएं घटी तो अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा विद्रोह होना शुरू हो गया। विद्रोही क्या चाहते थे? बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को आसान, फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। उन्हें लगता था काम हमारे लिए कर रहे हो और हम आपको सब सुविधाएं दे रहे हैं और आप विद्रोही बन गए हो। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जिनके बिना हम विद्रोहियों के नजरियों को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी हम समझाएंगे। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिलता कि विद्रोही क्या चाहते थे। जैसे हम लोग पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें स्रोत की आवश्यकता होती है, सोर्स की आवश्यकता होती है कि उस समय क्या हो रहा था। तो अब जो विद्रोही थे वह ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे कि न्यूज़पेपर या किताबें या कोई चीज लिख के रख गए हों, तो हमें उनके बारे में पता नहीं चल पाता कि वह क्या सोचते थे, उनकी रणनीति क्या थी, वह कैसे क्या करते थे। हमें मिलता है तो अंग्रेजों के दस्तावेज, क्योंकि वही गवर्नमेंट ऑफिशियल थे कि उन्हें सब लिखना पड़ता था, दस्तावेज तैयार करने पड़ते थे। तो अंग्रेज अगर दस्तावेज तैयार करेंगे तो वह क्या लिखेंगे? वह विद्रोहियों के बारे में कैसा लिखेंगे? विद्रोही खराब है, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना किया। सच्चाई हमें नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारे पास एक पक्ष के बारे में, एक पक्ष के द्वारा लिखी गई बातें हैं लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा लिखी गई बातें नहीं है। दूसरे पक्ष के द्वारा क्या सोचा जा रहा था वह नहीं है हमारे पास। एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। ये लाइन याद रखिएगा। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। मतलब यहाँ पे जातीय धार्मिक कोई ऐसी भावना नहीं थी, सब एक ही सुर में कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस त्योहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की और संकेत किया जाता था। मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। अंग्रेज तभी चाह रहे थे कि इनको लड़ा दो आपस में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंततः बात को 1900 के बाद अंग्रेज जीत गए दोनों को अलग अलग करने में, मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने में, लेकिन इस समय 1857 के समय वह सफल नहीं हो पाया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए उस समय के खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब थी, लेकिन बात को यह जीत गए जिससे कि आप जानते हैं अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये वाला भी पढ़ लेते हैं। ये जो कहानी है ब्लू कलर में, ये सब कहाँ से कौन सा महत्वपूर्ण काम आ जाए कुछ पता नहीं है। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857, तो 15 अगस्त 1947 ही निकलता है, तो 25 अगस्त पड़ा तो 1947 ही निकलने वाला था। तो 25 अगस्त 1857 की बात क्या है, विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। दोनों लोग त्रस्त हैं।
ज़्यादातर अगर राजाओं की बात करें तो मुसलमान भी हैं, हिंदू हैं, तो दोनों त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता के कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए, मतलब दान कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू मुसलमान मुखिया मेरे पास आए। उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता को जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें, इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के लिए साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। मतलब यह भी कहा गया कि जो लड़ना चाहते हैं उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा सकती है अगर वह नहीं कर पा रहे भोजन की व्यवस्था। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती थी कि भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। जो हम पिछले समय में अभी पढ़कर आए थे ना भविष्यवाणी, वही यहाँ पर फैलाई जा रही है बात कि सबने कहा है कि अब अंग्रेज नहीं टिक पाएंगे ज्यादा देर। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दे, मेरा साथ दे, साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने, अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए ये सब बातें होती थी। हालांकि हमें नहीं लगता कि यह किसने लिखा यह पता हो। तो ये एक आजमगढ़ घोषणा है जो एक स्रोत मिला है कहीं से, किसने लिखा ये जानकारी नहीं होगी। भाग एक, जमींदारों के बारे में क्या बोला गया। तो जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेज सरकारों ने बेहिसाब जमा यानी भू राजस्व थोप दिया, जितना चाहो उतना परसेंट लगा दो। कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया गया, ये इसलिए कि जमींदार भी हमारे साथ हो जाए। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि आम रैयत किसी जानना सॉरी आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजाने को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी। हर जमींदार को अपनी जमींदारी से अपना ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। ये जमींदारों को बताया गया कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है और फिर यह भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग वापस जब आएंगे तो आपको भी इज्जत दी जाएगी। तो ये जमींदारों के लिए कह दिया गया कि वह भी हमारे साथ आ जाए। अब व्यापारियों से क्या बोला गया, व्यापारियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली, स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को दो कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा। जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले, बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। व्यापारी आएंगे तो आपको पैसा भी मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि बिना पैसे तो कुछ होता नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी महत्वपूर्ण है, वहां मिल जाए तब तो हम ब्रिटिशर्स के अंदर भी घुस जाएंगे। अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती। सबको पता है, जैसे आप किसी से कह दो तो पहले ही रोने लगता है, हाँ बात तो यार तुम सही कह रहे हो, हमें घर में इज्जत तो नहीं देते हैं, सारे काम हम ही से कराते हैं। जैसे छोटे भाई बहनों का नहीं होता है ना, कोई बाहर ही आकर उनको थोड़ा सा चढ़ा दे पानी पे, देखो तुमसे पानी मंगवाया जा रहा है, देखो तुमसे ही बार बार काम कराया जा रहा है, वो भी सोचता है बात तो यार तुम्हारी भी सही है। जब देखो तब सब हमें नौकर बना के रखते हैं, हर छोटे भाई बहन का यही होता है घर में।
आपके भी घर होगा, हमारे भी घर है यही, ठीक है? मतलब आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बस। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। हालाँकि छोटे भाइयों को मज़े भी होते हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती पहले। उन्हें बड़े भाई होते हैं तो कुछ न कुछ अगर बढ़िया हैं बड़े भाई, कुछ बड़े भाई भी नालायक होते हैं, ठीक है? हर तरह के लोग हैं। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ़ अंग्रेज़ों को मिलते हैं और ये भी कहा जाता है कि जितने भी बड़े पद थे, वह सब अंग्रेज़ों को मिलते थे। छोटे-छोटे पद भारतीयों को दिए गए थे। आईएएस जो आईपीएस उस समय आईसीएस के नाम से होती थी, वहाँ भारतीय एंट्री ना कर दें इसलिए उसकी उम्र भी घटा दी थी। अंग्रेज़ी थे। लंदन में पेपर होता था कि बड़े पद पर ये भारतीय ना आ जाए, इस वजह से। इसलिए ब्रिटिश सेवा में कार्य करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपए प्रतिमाह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखते हैं। मतलब प्रमोशन की भी बात करते हैं कि प्रमोशन भी दे देंगे। आजकल देखते होगे आप, चुनाव होते हैं तो वो कहते हैं हम 1000 बढ़ा देंगे सैलरी। वो कहते हैं अरे 1000 क्या, मैं 10,000 बढ़ा दूंगा, हमें जिताओ तो। कहीं कहीं उस रसोइयों को 5,000 मिलेगी, कहीं हमें जिताओ 20,000 देंगे। और ये ज्यादा बोली कौन लगाता है? जो जानता है मैं नहीं आऊंगा, जिसको लगता है ना कि बहुत मुश्किल है मेरा आना, वो कहता है जब मैं आऊंगा ही नहीं तो। जैसे मुझे आज भी याद है कि सपा की सरकार थी और वह जाने वाली थी, तो सपा की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि कई वोट उसके हिस्से चले गए। अब वह पॉसिबल नहीं था। अगर कैसे भी देखो, बहस बहुत चली कि पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाजपा की सरकार है, इसने नहीं किया, लोग नाराज थे। लेकिन अगर सही से देखा जाए ना तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने को वोट पाने के लिए ऐसा काम किया गया था। जो उत्तर प्रदेश के लोग होंगे वह समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें वाद विवाद बहुत हुआ। तो ऐसे ही होता है कि आपको अगर कहीं काम करना है तो सबको थोड़ा थोड़ा लालच देना पड़ेगा, तभी आपके सपोर्ट में आएंगे। और यहाँ भी यही किया जा रहा है, सबको साथ में लेने के लिए। जमींदारों के बारे में कहा गया, उनसे व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत लालच दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को लालच दिया गया। अब कारीगरों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीजों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालात में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं, अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। तो कारीगरों को भी साथ मिला लिया। अब आए पंडित, फकीर और अन्य ज्ञानी व्यक्ति, पढ़े लिखे। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू मुसलमान धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं, क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा है। पंडित फकीर का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें, इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा बनाएं। ये भी, और इनके कहने पर कई और व्यक्ति आ सकते हैं, तो ये और महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये आपको सोचना है, ये प्रश्न पॉज करके पढ़िए और इसको आप सोचिए। सिपाही क्या सोचते थे? सिपाही विद्रोहियों की एक अर्जी जो बच गई, विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। अब इसमें अर्जी क्या है? एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है, हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। यानी अब इन्हें ये पता है कि हमारी ही वजह से ये लोग जीते हैं। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे खींचे और ना कोई बहाना बनाया, ना ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। 100 साल में सही बात। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने ये हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएंगी। नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवार, गोल अंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई। ये बातें तुम पढ़ के आए। उन्होंने ये कारतूस कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी के सवारों यानी घुड़सवार सैनिक को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा गया। ये ध्यान रखिएगा किससे कहा गया, ये क्या बात बोली है। तो ये बात बोली गई थर्ड लाइट कैवेलरी यानी घुड़सवार के लिए। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन और घुड़सवार अंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6-6 तोपें तैनात कर दी गई। 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़िया डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। डर का माहौल पैदा किया गया जिससे लोग दूसरे ऐसा ना करें। और यही होती है, कुछ लोगों को कठोर सजा देकर अन्य लोगों को सब कहा जाता है कि भैया मान जाओ वरना फिर। तो कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो डटे रहेंगे। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा आस्था और मजहब दूषित ना हो। अगर हिंदू या मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? इसको भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा, देखते हैं आप कितना सोच पा रहे हैं। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ मतलब इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देसी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था। विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आएंगे तो संस्कृति चेंज होगी, खान पान चेंज होगा, पहनावा चेंज होगा। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले थे। वही लाइन फिर वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी डर के वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत, अस्मिता के लिए लड़ें। क्या सार्वजनिक भलाई के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएं थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरोध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों की हिमायती या जनता को उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही सर के सम्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे, परंपरागत सोपानों को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्ट क्षमता, एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखती थी। फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता था। ठीक है, वैकल्पिक सत्ता की तलाश आप हटा तो दोगे, विकल्प क्या है, कौन आएगा? तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चल सका, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। जैसा चल रहा था मुगल साम्राज्य में, वैसा ही चाहते थे चले। क्योंकि तब कोई ऐसा नेता भी नहीं था ना उनके अलावा, जो जहाँ थे। रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वहां थी, तात्या टोपे कहीं थे, कहीं नाना साहब थे, कहीं कुंवर सिंह थे, कहीं बेगम हजरत महल थी। जहाँ जो था उसी को नेता बना दिया गया। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई रखी गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले उनकी दिमाग में वही घटनाएं बसी हुई थी, बाकी तो पुरानी हो गई थी। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। सबसे लंबा कहाँ चला? अवध में चला। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी। 1857 के आखिर तक, 1857 के शुरुआत के महीनों तक हुकूमत श्रेणियां वजूद में थी। अब हम पढ़ेंगे मेन जो है दमन। बिहारी ग्रामीण नहीं, विद्रोही ग्रामीण। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं।
पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है इन गाँव वालों की संख्या बहुत बड़ी है, उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। यानी वही है ना कि आपके पास आपके क्षेत्र में आपको ज़्यादा पता है, ना कि बाहरी लोगों को। दमन कैसे हुआ, ये भी देखते हैं। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है, उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। पहला तो यही स्टेटमेंट बनेगा कि बहुत आसानी से कुचल दिया गया। नहीं, बहुत आसानी से नहीं कुचला गया। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए। डर बनाया गया। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने, उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। अब सामान्य प्रक्रिया नहीं चलेगी, अब तानाशाही वाला काम हो रहा था। स्पष्ट कर दिया गया जो भी विद्रोह की केवल एक ही सजा होगी, सजाए मौत। डर फैलाना शुरू किया गया कि अभी मान जाओ वरना सजाए मौत। आप देखो यहाँ कहाँ कहाँ से टुकड़ियां जा रही थी, इधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी, यहाँ जा रही थी, इधर से आ रही थी, आगरा, लखनऊ, इधर सब जगह पहुंच रही थी। क्योंकि देखो आप दिल्ली में बैठे थे, मेरठ में बैठे थे, इधर झांसी में, ग्वालियर में थे, लखनऊ में थे, कानपुर में थे, इलाहाबाद में थे, बनारस में थे, आजमगढ़ में थे। ये पूरा एरिया ये वाला अगर मैं कहूँ सही से यही समस्या हो रही थी, तो इधर से चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने अपनी फौजों को रवाना कर दिया। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। चारों तरफ से पुलिस वाले आ रहे हैं, उन्हें का ना कोई मानवाधिकार है ना कुछ है, वो उन्हें बस एक ही काम करना है कि बस खत्म करो कैसे भी करके। पुलिस वाले मार बंदूकें लेकर आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में तो एक ही है, कोई मानवाधिकार वाला थोड़ी जाएगा कि भैया क्या कर रहे थे, तो बस खत्म करना है। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। उन्हें पता था दिल्ली अगर कब्जा कर ली तो चीजें आसान हो जाएंगी। उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बिगड़ी थी। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हुई। जून से सितंबर दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था दिल्ली बचा लो, दिल्ली में सब आ जाओगे तो बाकी जगह पर ब्रिटिशर्स का फायदा हो जाएगा। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था, क्योंकि सब लोग लड़ रहे थे। आम देहाती जनता, आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब समर्थन मौजूद है। जितने हाईलाइट किए हैं वो सब ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। 3/4, हर 4 में से 3 व्यक्ति लड़ रहा था। 3/4। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज द्वारा अपने नियंत्रण में ला पाए, और मार्च 1858 समझ सकते हो आप। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयंकर पैमाने पर इस्तेमाल किया। यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काश्तकार और भूस्वामी भी मिले हुए थे भारत की जनता के साथ। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया। अब इन्होंने आश्वासन दिया था, तो अब उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। डर कुछ लोगों को, प्लस लालच, यही तो खत्म करता है। यही दो चीजें तो बर्बाद कर देती हैं, डर और लालच। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया।
जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भाग कर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़। कुछ लोगों को डर दिखाया गया, कुछ लोगों को लालच दिया गया। यहाँ आप देख सकते हो दिल्ली स्थित एक मस्जिद है। 1857 के ब्रिटिश फोटोग्राफर ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। यहाँ देख सकते हो ये चप्पल जूते सब पड़े। सिकंदराबाग, यहाँ हमें एक जमाने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए नए रंग बाग यानी कि प्लेजर गार्डन के खंडहरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 4 आदमी आपको दिख रहे होंगे, 3 यहाँ पर बैठे हैं और एक यहाँ पर। ठीक है। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में, किसका नेतृत्व था याद रखिए, कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे भी चीजें। आहते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की ठंडी चेतावनी देते हैं। तो कैंपबेल का नाम याद रखिएगा। विद्रोह की छवियां, हम इसे विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। विद्रोही क्योंकि भाई किताबें लिखी नहीं, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं, नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरे की कमी नहीं है, सरकारी ब्यौरा तो बहुत है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों, पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा गया था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी, प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीर सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, कार्टून, ये सब भी हमें मिले हैं। रक्षकों का अभिनंदन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं, प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है, क्योंकि अंग्रेज लोग लिख रहे हैं तो अंग्रेज तो अपने नायकों का गुणगान करेंगे ही। 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का उदाहरण है। ये देखिए, जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस थे। उस समय लखनऊ के कमिश्नर कौन थे? हेनरी लॉरेंस। ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंस में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश, कर्नल कौन था? इंग्लिश। ये सब पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, बात जरूर याद हो। कि नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आर्टम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉर्लिन कैंपबेल, यही कैंपबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कई जगह दमन किया है, कई जगह दमन किया है। कैंपबेल नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा, उसने ब्रिटिश रक्षा को सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का भी जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल और ट्रम हैवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। तीनों को याद रखिएगा। इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। अभी हमने देखा था। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है। पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती कि जब ब्रिटिश
अब ब्रिटिश सत्ता नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है, विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। आप यहाँ देखो, पीछे खंडहर है, ये लोग पड़े हुए हैं, ये घोड़े हैं, सब कहानियां बता रहे हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, ये भी महत्वपूर्ण है। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। ये घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने, निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका हो। यानी पूरा प्रोपोगंडा सेट किया गया कि विद्रोही जो थे वह हिंसा कर रहे थे, वह अंग्रेज औरतें और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें भी निशाना बना रहे थे। ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करते हुए मिस व्हीलर, वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिझोड़ती हैं, उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती हैं, इसलिए कि हम कह सके कि भाई हिंसा कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें खदेड़ा, उन्हें परास्त किया, उन्हें दबाया। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया, हालांकि वे चित्र में अदृश्य है, चित्र में इतना बारीकी से नहीं दिखते। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। इधर भी देखिए, ये चित्र है, इसमें कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह, भयानक भाव का भाव पैदा हुआ। बढ़िया। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें भी विद्रोहियों के हमले से बचाव करती हैं। जैसे इधर वाली एक पेंटिंग आप देखेंगे, उन्हें वीरता की मूर्ति में दर्शाया गया है। 10.12, हाँ ये 10.12 है। इधर आप देखिए, गोली चलाती हुई वे विश्व मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी हैं, तो अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। वह हमेशा से हमें यही समझते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब ऐसा अगर दिखाया जाएगा तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसी कोई पेंटिंग हो कि किसी राज्य में ऐसा हो रहा है, तब आज के लोग मान लेते हैं। तो उस समय ब्रिटिशर्स जब ऐसा देखते होंगे, ब्रिटिश में जब ये चीजें पूछती होंगी, तो ब्रिटिश वालों को तो यही लगता होगा ना कि क्या हो रहा है। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। मतलब बहुत कुछ कहती है तस्वीरें। प्रतिशोध और सबक, जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सत्य का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों, खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध की लाजमी और वाजिब माना गया। प्रतिशोध और जरूर हिंसा है, वह जरूरी है, ऐसा बना दिया गया इन चित्रों के द्वारा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसी एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है, ये वाली। और यहाँ देखो, यहाँ भी ऐसी कुछ है। बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, जिसके हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, वो जो महिला खड़ी थी, उसकी मुद्रा आकार आक्रामक है, चेहरे पर गुस्सा है, बदला लेने की तड़प है, सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है। भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। बहुत कुछ कहती हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें बनाकर ब्रिटिश में बैठे लोगों को बताया जा रहा था कि देखो कितना हिंसा हो रही है, कितना भारतीय जो सैनिक अब विद्रोह कर रहे हैं।
जिससे अगर हम कुछ करें, यानी ब्रिटिश कुछ करे, ब्रिटिश सेना कुछ करे, तो ये लोग मानवाधिकार का या किसी और तरीके का ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठा सके, इसलिए ये सब कराया जाता है। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें, कार्टून जिसमें निर्मम दहन, दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दिया गया है। यहाँ देखो आप, यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई दे रहा है। मृत्युदंड का दृश्य है, सत्ता का नाट्य मंचन। पूरे दृश्य में वर्दियों में सजे घुड़सवार सैनिक सिपाही हावी दिखाई देते हैं। अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना। तो इसके बाद ऐसा किया गया था कि इसके बाद कोई विद्रोह ना हो पाए, ये चाह रहे थे ब्रिटिशर्स की, इतना सब कर दो, दहशत फैला दो। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हैं, चारों तरफ तोपें तैनात हैं। सामान्य दंड का दृश्य नहीं है या दहशत का प्रदर्शन है, वही मैं जो बोल रहा हूँ कि इतना कर दो कि एहसान कराने की कोशिश की जा रही है, एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था, जिससे दोबारा कोई खड़ा ना हो पाए। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाता है। गवर्नर जनरल कैनिंग था उस समय। कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाएगा। जब कैनिंग कह रहा था कि दया भाव दिखाएं तो वफादार हो सकते हैं, तो उसका भी मजाक उड़ा दिया गया। हास्यपरक व्यंग की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। ये वाला आप देखेंगे इधर, बिल्कुल सही। फिर भी वे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वे एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। तो ये सब कहानी है। हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी उस समय कि बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। फिल्मों और पोस्टर में रानी लक्ष्मीबाई की छवि एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना, 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। ये जरूर था कि हम लोगों ने एक बार काफी हद तक ब्रिटिशर्स को मजा चखा दिया था, तो ये बात तो थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। एक हमारे पास विद्रोह था जिससे हम कह सकते थे हमने पानी पिला दिया ब्रिटिशर्स को। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान किया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता है जो देश के रण स्थल की तरफ ले जा रहे हैं, दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते हैं। हाथ में घोड़े की रास, दूसरे हाथ में तलवार थामे लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य गौरव गान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक मर्दाना शख्सियत बताया गया। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, ऐसी पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान लिखकर चली गई। छवियों में रानी लक्ष्मीबाई फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए दिखाया गया था उन्हें। तस्वीरों से पता चलता है उन्हें बनाने वाले चित्रकार ने इन घटनाओं को कैसे देखा होगा, एहसास किया था, क्या कहना चाहता था। मतलब ये भी चित्र ही बनाया होगा किसी ने। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं करती है, संवेदनाओं को भी शक्ल देती है। संवेदना इस बर्बरता से कुचला गया था इस विद्रोह को। अब इम्पोर्टेंट एक ये पैराग्राफ और है। 1801 में क्या हुआ, तो अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। क्रोनोलॉजी समझिए। 1856 में बाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण किया गया। इस समय था डलहौजी। 56-57 में अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया। ये 1857 की कहानी। 10 मई को क्या हुआ, मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई को दिल्ली में पहुंच गए। 20-27 मई अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई लखनऊ में विद्रोह। क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछी जा सकती है। मई जून सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया। 30 जून चिनाहट जो कि लखनऊ में है, अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर हैवलॉक और ट्रम के नेतृत्व में टुकड़ियां लखनऊ में दाखिल हो जाती हैं। फिर 1858 आया। जून में रानी झांसी की मृत्यु होती है और जुलाई में शाहमल की मृत्यु होती है। शाहमल अभी हम लोगों ने पढ़ा था।
अभी आपको पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, वहाँ भी एनसीईआरटी शुरू हो गई है। बाकी ये सब आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।